वो तो डेविड बून, ऑस्ट्रेलिया के एक महान ओपनर जो कि देखने में एक पहलवान जैसे लगते थे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट में एज एन ओपनिंग बैट्समैन क्या कमाल किया था 1980 के दशक से लेकर मिड 90s तक, 1984 से 1996 तक। जेफ मार्श और मार्क टेलर के साथ इन्होंने एक ज़बरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। और ये उस दौर में आए थे 1984 से लेके मान के चलिए 1990 का वो दौर था, जब ऑस्ट्रेलिया एक मामूली मीडियोकर टीम से उभर के फिर एक वर्ल्ड चैम्पियन भी बनी 1987 में, और नंबर 1 की जर्नी उसकी शुरू हुई। उस ऑस्ट्रेलिया को बनाने वाली टीम में डेविड बून, क्रेग मैकडर्मट, एलन बॉर्डर, मर्व ह्यूज जैसे खिलाड़ियों का योगदान कम नहीं हो सकता। आज ऑस्ट्रेलिया जो भी है वो इन जैसे खिलाड़ियों की वजह से है, क्योंकि 1984 वो समय था जब ये डेविड बून आया था। उस समय ऑस्ट्रेलिया की पुरानी वाली एक टीम रिटायर हो रही थी। डेनिस लिली जा चुके थे, जेफ थॉमसन जा चुके थे, ग्रेग चैपल, इयान चैपल जा चुके थे। उस समय टीम में बस एलन बॉर्डर ही एक पुराना एक्सपीरियंस प्लेयर था, गेंदबाजी तो लगभग ख़त्म थी। उस समय ऑस्ट्रेलिया एक तरह से बिल्कुल ही जिम्बाब्वे जैसी टीम मानी जाती थी कि कोई ख़ास एक कंटेस्ट नहीं कर सकती। डेविड बून 1984 से पहले 1978 में 17 साल की उम्र में पहली बार ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने आया ऑस्ट्रेलिया के शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट में। इनकी माँ हॉकी की अच्छी प्लेयर थी जो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर चुकी थी। इनके पिताजी एक न्यूज़ एजेंसी में काम करते थे। डेविड बून को सबसे पहली बार जो है, चूँकि शुरू में काफ़ी ये धीरे खेलते थे, संभल के खेलने के लिए जाने जाते थे, तो इस कारण इन्हें टेस्ट टीम में एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के रूप में चांस दिया गया 1984 के वर्ल्ड सीरीज़ कप में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। वो वर्ल्ड सीरीज़ कप का एक फाइनल मैच था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, जिसमें कि इन्होंने 39 रन बनाए काफ़ी धीरे खेलते हुए। ऑस्ट्रेलिया मैच हार गई। उसके बाद फिर इन्हें 12 महीने तक इंतज़ार करना पड़ा ऑस्ट्रेलियन टीम में वापस आने के लिए। अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया डोमेस्टिक क्रिकेट में। फिर 1985-86 में जब वेस्ट इंडीज़ वापस गई ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलने, तो उस टेस्ट सीरीज़ में इन्हें चांस मिला। इसमें सेकेंड टेस्ट मैच के सेकेंड इनिंग में इन्होंने एक हाफ सेंचुरी बनाई एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। उस समय वेस्ट इंडीज़ की गेंदबाजी पीक पे थी। मैल्कम मार्शल, जोएल गार्नर, माइकल होल्डिंग, ये सारे खेलते थे, एंडी रॉबर्ट्स। उनके सामने 50 रन बनाना भी, या इनके कई सारे स्कोर 25, 30, 35 इस ढंग के होते थे, जिस कारण इन्हें 3 टेस्ट मैच में खिलाया गया। उसी दौरान किम ह्यूज ने उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी उसी सीरीज़ में। उस टेस्ट सीरीज़ के बाद इन्होंने जो एक वर्ल्ड सीरीज़ चैम्पियनशिप होती है ट्रायंगुलर सीरीज़, उसमें भी ये खेले, जिसमें केवल एक हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाई 55 रनों की। फिर उसके बाद फिर ये टीम से ड्रॉप कर दिए गए। फिर उसके बाद 1985-86 में इंग्लैंड खेलने गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। वहाँ इन्हें चांस दिया गया, लेकिन वो सीरीज़ बुरी तरह इनके लिए फ्लॉप रहा, क्योंकि उसमें एक कमी महसूस की गई। इनका फुटवर्क स्लो था, काफ़ी मोटा शरीर था, और जो है मूछें बड़ी बड़ी रखते थे। और इंग्लैंड में जो पिच होती है आपने देखा होगा, अक्सर ग्रीन टॉप वाली और नमी लिए हुए वहाँ का माहौल होता है। स्विंग बॉलिंग या खासकर वहाँ के जो स्पिनर्स के अगेंस्ट में नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि फुटवर्क इनका स्लो था। वापस जब ये ऑस्ट्रेलिया आए तो तुरंत फिर न्यूजीलैंड खेलने आई। उस समय ऑस्ट्रेलिया टीम में जेफ मार्श एज एन ओपनर आए थे। टीम में एक तरह से खालीपन था, तो इन्हें एक बार ओपनिंग में ट्रायल किया गया। वहाँ पे इन्होंने पहली बार दिखाया कि ये रिचर्ड हैडली की आउट स्विंग गेंदों को बाकी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के मुकाबले अच्छा खेल रहे थे। उन्होंने हालांकि वो सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया हार गई थी, क्योंकि रिचर्ड हैडली उस समय, आपको याद होगा, वही सीरीज़ है जब 3 टेस्ट मैच में 33 विकेट लिए थे रिचर्ड हैडली ने, जिसमें ब्रिस्बेन की फर्स्ट टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में 9 विकेट लिए थे उन्होंने। हालांकि उसमें डेविड बून की जो एबिलिटी थी रिचर्ड हैडली को खेलने की, उनकी खतरनाक आउट स्विंग गेंदों की, वो क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्निक में थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया था। ये अगर आप इनकी बैटिंग देखेंगे तो ये तीनों विकेट, जो लेग स्टंप का गार्ड है वो थोड़ा सा गार्ड से पीछे खड़े होते थे, तीनों स्टंप्स साफ साफ दिखाई देती थी, जिस कारण इन्हें जो आउट स्विंग गेंद है उसे खेलने के लिए जगह अच्छी मिलती थी। और ये कई बार जो गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के पास होती थी वहाँ भी ये स्क्वायर कट लगा लेते थे, क्योंकि इनका स्टांस ही लेग स्टंप से थोड़ा बाहर होता था, तो इन्हें जगह मिल जाती थी आउट स्विंग गेंदों को खेलने के लिए। इस कारण उसके बाद फिर 1987 में जब ये शारजा गए खेलने के लिए, वहाँ इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और अब चूँकि केपलर वेसल जा चुके थे टीम में, तो ओपनिंग में जेफ मार्श के साथ इनकी जोड़ी जमने लगी थी।
फिर 1986 में ये इंडिया खेलने आए, वहाँ इन्होंने आते ही चेन्नई में एक सेंचुरी बनाई। फिर उसके बाद रिलायंस कप में एज एन ओपनर ये हाईएस्ट स्कोरर रहे थे पूरे रिलायंस कप में। उन्होंने खास करके 455 रन बनाए थे और सेमीफाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट 65 और फाइनल में 75 रन इंग्लैंड के अगेंस्ट में बनाया, जो कि जीत का एक बड़ा कारण बना। अब डेविड बून अपने पीक पे आ चुके थे। इन्होंने अपनी टेक्निक जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी उसको कॉम्पनसेट किया था अपने हार्ड हिटिंग से, और जो स्टांस थोड़ा पीछे रखते थे उस कारण इन्हें जगह मिलती थी। इन्होंने कहते हैं कि स्किपिंग खूब करना शुरू किया, जिससे इनकी फुटवर्क इंक्रीज़ हो गई, सुधर गई। और उसके बाद ये इंडिया के स्लो पिचेस पर स्पिन बॉलिंग को भी अच्छा खेलने लगे थे, जो कि शुरू में इनकी कमजोरी रही थी। डेविड बून ने कुल मिला के 107 टेस्ट मैच खेले ऑस्ट्रेलिया के, जिसमें लगभग इन्होंने 7,500 रन बनाए। इनका एवरेज टेस्ट मैच में 43 रन पर इनिंग रहा और इन्होंने 21 सेंचुरी और 32 हाफ सेंचुरी बनाई ऑस्ट्रेलिया के लिए। वहीं इन्होंने 181 वनडे मैच खेले ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिसमें 5,009 रन बनाए। इनका एवरेज 37 का था, जिसमें 5 सेंचुरी और 37 हाफ सेंचुरी बनाई इन्होंने। इनके लाइफ में एकमात्र डबल सेंचुरी इन्होंने 200 रन की बनाई थी, जब एक 1 टेस्ट मैच सीरीज़ खेलने आई थी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में। उसके अलावा फिर 1990-91 में इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया। जब इंडिया खेलने गई थी वहाँ 2 सेंचुरी बनाई इन्होंने। फिर 93-94 में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में वहाँ के फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन हाँ, 91-93 के बीच में ये वापस सेकंड नंबर 2 नंबर 3 पे आ गए थे, क्योंकि उस समय ओपनिंग में अब जेफ मार्श और मार्क टेलर खेलने आ गए थे। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन परेशान करती थी ओपनिंग बॉलर्स को, इसलिए इनकी जगह पे मार्क टेलर को ओपनिंग पार्टनर बनाया गया मार्श के साथ, और ये नंबर 2 पे आने लगे। फिर 95 के आसपास आते आते डेविड बून की फॉर्म ख़राब होने लगी थी, और फिर 96 में इन्होंने छोड़ दिया था क्रिकेट। उसके बाद ये सिलेक्शन कमेटी में भी रहे ऑस्ट्रेलिया के। एक इंटरेस्टिंग किस्सा इनके साथ ये है कि ये शराब बहुत पीते थे। एक इनके टीममेट्स ने कंफर्म किया था, जेफ लॉसन ने, कि 1989 में जब ये इंग्लैंड खेलने जा रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो सिडनी से लंदन की फ़्लाइट में इन्होंने 58 कैन बियर पिया था, 58 कैन्स ऑफ बियर पूरे फ्लाइट में। हालांकि शुरू में डेविड बून ने इसे नकारा कि ये गलत बात है, लेकिन बाद में इन्होंने 2022 में इस बात को एडमिट कर लिया कि हाँ ये बात सच है, मैंने 58 कैन्स ऑफ बियर पिया था पूरे फ्लाइट में। और इनकी जो बियर बेली है, तोंद है, वो थोड़ी सी नज़र भी आ रही है इसमें, इस पिक्चर में, और क्योंकि पेट इनका हमेशा निकला ही रहता था। तो खैर, ऑस्ट्रेलिया माना जाता है अनट्रेडिशनल होने के लिए। मर्व ह्यूज आपने देखा होगा, एक तेज़ गेंदबाज से इनकी तोंद पूरी निकली हुई रहती थी। तो अगर अब वैसे डेविड बून जैसे कि जेफ वेस्ट इंडीज़ के डेसमंड हैस गॉर्डन ग्रीनिज की जोड़ी थी, वैसे ही डेविड बून और जेफ मार्श की जोड़ी एज एन ओपनर 7-8 साल तक वर्ल्ड लेवल की मानी गई। तो यदि डेविड बून के बारे में ये कहानी अच्छी लगी, दिलचस्प लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे 929 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए सिर्फ 71 सब्सक्राइबर और चाहिए। तो फिर से अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।